भारत में हम भले ही संपत्ति के बंटवारे या इससे जुड़ी बात करने में संकोच करते हों, लेकिन दुनिया के लगभग सभी संपन्न देशों में लोग इसे जरूरी समझते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में अगर आप परिवार के बड़े बूढ़ों के बीच वसीयत का जिक्र भी कर दें तो आपको टेढ़ी नजरों से देखा जाने लगता है। लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां वसीयत पर खुलकर बात भी होती है और ज्यादातर भविष्य के विवाद से बचने के लिए वसीयत बनवा कर रखते हैं। लेकिन वसीयत होती क्या है, इसे लिखते कैसे हैं और क्या वसीयत लिखना इतना जरूरी है? हमें पता है कि आपके मन में इससे जुड़े कई सवाल होंगे और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जागरण.com। हमारे देश में एक कानून है जिसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 कहते हैं। देखिए, इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा कि आज़ादी के पहले संपत्ति से जुड़े अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए थे और जब संविधान बना तो संविधान के अनुच्छेद 19 में और संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति को फंडामेंटल राइट माना गया। तो उसके दो चीजें थी कि पहली कि संपत्ति को किसी लोगों का फंडामेंटल राइट है, उससे बेदखल नहीं किया जा सकता, और एक उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहेगा। लेकिन जो पहला अमेंडमेंट हुआ उस पहले अमेंडमेंट से इसमें कुछ उसको डाइल्यूट किया गया और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 44th अमेंडमेंट से ये फंडामेंटल राइट खत्म हो गया और आर्टिकल 301 के तहत अब संपत्ति का अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब कि अगर किसी को संपत्ति से सरकार बेदखल कर दे, कहीं कोई सड़क बनानी है उसके लिए अधिग्रहण कर लिया, तो उसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहेगा, कंपनसेशन का राइट है। तो संपत्ति का अधिकार संविधान में दिया गया है, जिसके तहत कई सारे संसद ने कानून बनाए हैं जिसके अनुसार संपत्ति के बारे में अलग अलग तरीके से कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। मान लीजिए कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और 2 बेटियां। अगर किसी कारणवश पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो इस कानून के तहत उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नी और बच्चों का बराबर अधिकार होगा। लेकिन मान लीजिए कि बेटे ने अदालत में यह दावा ठोक दिया कि पिता की पूरी संपत्ति पर उसका ही अधिकार है, तो अदालत में यह मामला लंबा चलेगा। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत का जिक्र किया गया है। वसीयत यानी वो दस्तावेज जो ये तय करता है कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा। अगर संपत्ति में एक से अधिक हिस्सेदार हैं तो किसका कितना हिस्सा होगा ये भी वसीयत में तय किया जाता है। वसीयत के बारे में एक कानून है जिसमें विल के बारे में प्रोविजन किया गया है, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, 1925 में बनाया गया था। उसमें वसीयत के बारे में प्रावधान किए गए हैं और वसीयत के बारे में बड़ी सिंपल बातें लिखी गई हैं कि कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी वसीयत को कर सकता है। उसके लिए 2 इंडिपेंडेंट गवाह होना जरूरी है और दोनों गवाह एक साथ ही दस्तखत करेंगे। और वसीयत में जो नॉमिनी है, जिसको जिसको बेनिफिशियरी है, वो विटनेस नहीं हो सकता है। और जब वसीयत जो लिखने वाला आदमी है या औरत है, जो भी है, विवाहित महिला भी लिख सकती है, जिसके पास कुछ निश्चित तौर पर चल अचल संपत्ति होगी, वो होशो हवास में होना चाहिए। और 5-6 और बातें हैं कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कॉर्सन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। तो कोई भी व्यक्ति एक सादे कागज में भी अगर अपनी वसीयत लिख देता है तो उसकी कानूनी मान्यता है। इवन कई सारे जजमेंट हैं जिसके हिसाब से गूंगे, बहरे या अंधे व्यक्ति भी अपनी वसीयत को लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कागज के एक टुकड़े पर लिखी बात का कितना महत्व होता है, तो बस इतना जान लीजिए कि वसीयत में लिखी बात को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। वसीयत न लिखे जाने की स्थिति में अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून बने हुए हैं जिनके आधार पर संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। हिंदुओं के संपत्ति बंटवारे के लिए जो कानून है उसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहते हैं। इसमें इस बात का जिक्र है कि किसी हिंदू व्यक्ति द्वारा वसीयत न लिखे जाने की स्थिति में उसकी संपत्ति का बंटवारा किस तरह किया जाएगा। देखिए, संपत्ति से जुड़े अधिकारों को हमको 3 नजरिए से देखना है। पहला, स्त्री पुरुष, क्योंकि आजादी के पहले एक देश विश्व के कई राष्ट्रों में स्त्री पुरुष को समान अधिकार नहीं थे। तो आजादी के बाद हमने समान अधिकार दिए, इसीलिए सबको एक जैसा वोट देने का अधिकार दिया गया, सारे बालिग लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। और तो स्त्री पुरुष को क्या समानता है।
पहले नहीं थी, लेकिन जब 1956 में हिंदू विवाह कानून बना तो स्त्री पुरुष दोनों को समानता दी गई, ये पहली बात है। दूसरा, विवाहित महिला और अविवाहित महिला, ये एक प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न ये है कि धर्मों के, अलग अलग धर्मों के बीच में क्या एक जैसी बातें हैं कि अलग अलग बातें हैं। तो जिस तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया, हिंदू कोड बिल के साथ 1955-56 में बनाया गया, उसी तरीके से जो हिंदू कानून है वो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इन सारे धर्मों पे लागू होता है। ईसाई, पारसी और यहूदियों के लिए एक इंडियन सक्सेशन एक्ट है, और मुस्लिम धर्म के लिए उनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं उसके अनुसार वसीयत का निर्धारण होता है। और इन सारी चीजों को देखते हुए ही, क्योंकि संविधान में समानता की बात की गई है और समानता की बात संपत्ति से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है कि समान नागरिक संहिता के तहत जो 3 बड़ी बातें हैं उसमें है कि विवाह, तलाक और संपत्ति से जुड़ी बातें। तो संपत्ति से जुड़ी बातों पे सभी धर्मों के लोगों में एक जैसी प्रक्रिया लागू हो, एक जैसे दीवानी कानून लागू हो, तो हिंदू जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जिक्र भी किया गया है, और 1 जनवरी से उत्तराखंड में शायद पहला देश का राज्य होगा गोवा के बाद जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से वसीयत के बारे में जो धर्म से जुड़ी हुई जो विभिन्नताएं हैं, वो विभिन्नताओं की बजाय देश का कानून एक जैसे उस पर लागू किया जा सकेगा। ये तो बात वसीयत की हो गई। अब आते हैं इसके लिखने के तरीके पर। वसीयत लिखने के लिए कोई तय नियम कानून नहीं है। इसके लिए बस आप एक सफेद कागज और कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले ये तय कर लीजिए कि आपके पास कितनी संपत्ति है, मसलन बैंक जमा, नकदी, जमीन, पॉलिसी, शेयर, ज्वेलरी या दूसरे निवेश। अब अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पर ही आपको सारी संपत्ति करनी है तो यह भी आप वसीयत में लिख सकते हैं। फिर अंत में एक साइन या फिर अंगूठा लगाकर इस बात की पुष्टि कर देनी है कि वसीयत आपने ही लिखी है। एक बात और, वसीयत पर वकील की मौजूदगी में 2 गवाहों के दस्तखत करवाने होंगे, मगर ये गवाह आपकी वसीयत में नॉमिनी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को वसीयत में संपत्ति का अधिकार दिया है, तो आप गवाह के तौर पर पत्नी और बेटी में से किसी के भी दस्तखत नहीं करवा सकते। जिन गवाहों के दस्तखत आप करवा रहे हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर कोर्ट में गवाही देने के लिए भी जाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि जिनके दस्तखत आप करवाएं वो आपके विश्वास पात्र हों। अब वसीयत लिख ली तो बारी आती है इसे प्रमाणित करवाने की। वैसे तो अगर वसीयत पर आपके और गवाहों के दस्तखत हैं तो वो अपने आप ही वैध मानी जाती है, लेकिन इसके खोने, खराब होने या भविष्य में किसी कानूनी विवाद से बचने के लिए आप अपने जिले में मौजूद सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर वसीयत को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। एक सवाल उठता है कि वसीयत लिखना आखिर इतना जरूरी क्यों है? दरअसल पहले निवेश, पॉलिसी, पासबुक इत्यादि से जुड़ी प्रक्रियाएं पेपर पर होती थीं, इसलिए लोग उन्हें एक साथ संभाल कर रखते थे। लेकिन समय डिजिटल हो गया है। आज किसके पास कौन सी पॉलिसी है, कितना बैंक जमा है या कितने शेयर में निवेश किया हुआ है, ये उसके अलावा किसी को पता नहीं होता है। कई बार लोग अपनी संपत्ति की जानकारी पत्नी और बच्चों से भी छिपाते हैं। ऐसे में उनके अचानक गुजर जाने पर यह संपत्ति अनक्लेम्ड रह जाती है। ऐसे में आपके जाने के बाद परिवार को सब कुछ पता रहे, इसके लिए वसीयत जरूरी है। वसीयत की जरूरत 2 वजहों से है। पहली वजह है कि जो हमारी परिवार की व्यवस्था है उसमें जो हमारे उत्तराधिकारी हैं उनको वसीयत पर अधिकार मिल सके, ये एक पहली जरूरत है। और दूसरी जरूरत इसलिए है कि उस पे जो धन संपत्ति से जुड़े विवादों को रोका जा सके। कोर्ट में बहुत सारे दीवानी के मुकदमे इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि वसीयत के बारे में दिक्कतें होती हैं। जहां तक बैंकों में जो अनक्लेम्ड फंड या रकम है, ये सिर्फ वसीयत की वजह से नहीं रुकी हुई है, इसमें बहुत सारी वजह हैं। क्योंकि अगर वसीयत की वजह से अगर रुकी होती तो उससे जुड़े हुए मुकदमे कोर्ट कचहरी में चल रहे होते। वो इसलिए वहां पर है अनक्लेम्ड कि कई बार लोगों को पता नहीं है, या कई बार वहां पर जो बैंकों की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कई बार कंप्यूटराइजेशन के बाद पुराने रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। तो वसीयत उसका एक पहलू है, लेकिन वसीयत होने से एक पारिवारिक व्यवस्था और कानूनी विवाद दोनों ठीक रास्ते पे रहते हैं। अब अंत में वसीयत से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। कोई भी व्यक्ति वसीयत लिख सकता है बशर्ते वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और ये जानता हो कि वह क्या लिख रहा है। दूसरी बात,
65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी वसीयत लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जिसमें ये बात लिखी हो कि वसीयत लिखते समय वो मानसिक रूप से स्वस्थ थे। वसीयत में जिन गवाहों के दस्तखत हैं उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। एक से ज्यादा वसीयत बनवाने पर केवल अंतिम मान्य होती है, अन्य को रद्द करवाना पड़ता है। वसीयत में किसी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। फर्जी वसीयत बनवाने पर 10 साल तक की जेल या फिर जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। कोर्ट में निश्चित तौर पर चैलेंज किया जा सकता है और वही लोग चैलेंज कर सकते हैं जो वसीयत के बेनिफिशियरी हों। और वसीयत को कोर्ट में चैलेंज करने के लिए बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं। ये ग्राउंड हो सकता है कि ये जाली दस्तावेज है, और अगर जाली दस्तावेज प्रूव हो जाता है तो नए जो पुराने आईपीसी में और नए बीएनएस कानून में उसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि वसीयत लिखने वाले व्यक्ति ने होशो हवास में नहीं लिखा, या उसको दबाव दे करके लिखवाया गया, या उसको कोई लालच या लोभ से लिखवाया गया, या गवाह उसमें इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो इस तरह की कई सारी बातों पे वसीयत के एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अगर कई सारी वसीयत हैं तो नई वसीयत को मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन पुरानी वसीयत वाले इस बात पे चैलेंज कर सकते हैं कि वसीयत जो नई वसीयत है गलत तरीके से है। लेकिन वसीयत के बारे में जो दो धारणाएं हैं वो गलत हैं। पहली धारणा ये है कि वसीयत को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, लेकिन जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें स्पष्ट तौर पर प्रावधान है कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन हो ये बेहतर है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। और दूसरी एक धारणा ये है कि वसीयत को प्रोबेट भी होना चाहिए। प्रोबेट एक ऐसा नियम है जिसके तहत वसीयत को हम अनडिस्प्यूटेड बनाते हैं, लेकिन प्रोबेट के साथ दिक्कत क्या है कि प्रोबेट वसीयत लिखने वाले के जीवन काल के दौरान नहीं होती है, और प्रोबेट मृत्यु के बाद 1 हफ्ते बाद उसकी प्रक्रिया हो सकती है। और उसका मतलब यह है कि कोर्ट से, जो सक्षम कोर्ट है, वहां से आपको डिक्री मिलती है जिसके तहत वसीयत की कानूनी मान्यता स्थापित होती है। तो कुछ राज्यों में प्रोबेट के बारे में नियम है, लेकिन वसीयत को जो चैलेंज करने की अगर जो अन्य उत्तराधिकारी हैं वही उसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई कानूनी त्रुटियां हुई तभी उसको कोर्ट में उसको रद्द किया जा सकता है। वसीयत बनाते समय आपको कुछ चीजें लिखनी जरूरी हैं। इसमें वसीयतकर्ता का नाम, पिता का नाम, घर का पता, जन्म तिथि और वसीयत तैयार करने की तारीख शामिल है। वहीं वसीयत में आपको यह भी स्पष्ट करना होगा कि इसे आपने बिना किसी के दबाव या प्रभाव के लिखा है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए जागरण.com।